हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जब भी हमें किसी कंपनी को एनालाइज करना रहता है तो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। हम देखते हैं कंपनी के रेशियोज, हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम देखते हैं कंपनी की बैलेंस शीट और हम देखते हैं कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई स्टेटमेंट है। मगर इस स्टेटमेंट में होता क्या है, हमें यहाँ पे इस चैप्टर में तीन चीजें देखनी है। सबसे पहली कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं, दूसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, और तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। क्या होता है और क्यों बनाते हैं ये तो 5 मिनट में कवर हो जाएगा। बाकी सारा का सारा टाइम हमारा कैसे बनाते हैं में ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें कि हम कैश का फ्लो कैलकुलेट करते हैं। अब फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब है कैश का आना और कैश का जाना। कितना कैश आया साल भर में, कितना कैश गया साल भर में, इसका मेजरमेंट होता है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि सर यदि केवल कैश का आना और जाना है तो फिर तो हम कैश बुक देख सकते हैं, उसमें तो दिख जाता है हमको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और वो कहता है कि ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमें दीजिए। तो क्या आप उसको वहां पे कैश बुक दे देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कैश बुक में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन रहते हैं जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो कैश बुक उसको नहीं चाहिए। और दूसरी चीज जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलेगी वो कैश बुक में कभी भी नहीं मिलेगी। वो ये है कि इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि कितना कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो रहा है, कितना कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हो रहा है, कितना कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो रहा है। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये क्या होता है? बेटा एक एक करके हम सारी एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इन ये एक्टिविटीज के बारे में जानना जरूरी है, इसके बिना ये चैप्टर हम कर ही नहीं सकते हैं कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे यदि हमको ये नहीं मालूम है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। तो हमें यहाँ पे ये एक्टिविटीज भी देखनी है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। एक स्टेटमेंट है जो कि कैश का फ्लो मेजर करता है, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे वो आउटफ्लो हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखिए इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस का जो पहला पहला स्टेप होता है ना, वो यही होता है कि आपको पहचानना है कि ये जो एक्टिविटी है ये क्या है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। ये अगर बन गया ना तो आधा तो चैप्टर आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आधा यहीं पे हो जाएगा अगर आपने पहचान लिया। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है आपको। देखो सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं। तो हमारी जो प्रिंसिपल रेवेन्यू, मैं आपको दिखा देता हूं, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो शायद डेफिनेशन पढ़ने से आपको समझ में नहीं आया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल दूंगा तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा जो मेन बिजनेस है, हमारा जो कोर बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर कह रहा हूं, हमारा जो कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एग्जाम्पल से चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए कि मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैं खरीदता हूं बेचता हूं, खरीदता हूं बेचता हूं। तो ये जो मैं खरीद रहा हूं ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं बेच रहा हूं ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैंने उधार में बेचा था, अब डेटर से मुझे पैसे मिल रहे हैं,
ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, मैंने चाहे उधार में बेचा चाहे मैंने उधार में खरीदा था, अब उधार में अगर खरीदा तो मैं उनको पेमेंट दूंगा, उधार में मैंने बेचा तो मुझे पैसे मिलेंगे, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो हमारा जो कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसी को हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। मान लो कि हमने सैलरी दिया, वेजेस दिया, तो ये भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रॉयल्टी, फीस, कमीशन, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारा का सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। साफ समझ में आ जाता है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नहीं है वो क्या है, वो ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो हमने गुड्स बेचे या फिर हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, या हमको रॉयल्टी मिली, या हमको फीस मिली, या हमको कमीशन मिली, या हमको डेटर ने पैसे दिए, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने पेमेंट किया परचेजेस के लिए, सर्विसेज के लिए, ट्रेड पेबल्स के लिए, और जो भी हमारे रोजमर्रा के एक्सपेंसेस हैं उसके लिए, तो वो भी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपने एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च किए, आपने सैलरी में पैसे खर्च किए, आपने वेजेस में पैसे खर्च किए, सारे के सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आखिरी में आता है पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो पेमेंट होगा या रिफंड आएगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इस लेक्चर को यहीं पे पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि बताइए ये क्या है, ट्रेड रिसीवेबल से पैसे मिले हैं, ये कौन सी एक्टिविटी है, सैलरी दिया है, ये कौन सी एक्टिविटी है, परचेज ऑफ गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी है, सेल्स ऑफ गुड्स है, कौन सी एक्टिविटी है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कौन सी एक्टिविटी है। तो बेटा ये एकदम क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ें। चलिए अब आते हैं हम अगली एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। यदि हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, हमने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग में क्या हो रहा है, बिल्डिंग मतलब क्या है, नॉन करेंट एसेट है। तो हमने कोई भी नॉन करेंट एसेट खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना, ये हमारा डे टू डे एक्टिविटीज नहीं है। हमारा फर्नीचर का बिजनेस ही होता और फर्नीचर खरीदते तो फिर डेफिनेटली वो क्या हो जाता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता, क्योंकि हमारा बिजनेस ही, कोर बिजनेस किस चीज का है, फर्नीचर का है। मगर यदि हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, हमारा मान लो मोबाइल खरीदने बेचने का बिजनेस है और हमने फर्नीचर खरीदा, तो ये जो फर्नीचर हमने खरीदा ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, ये है हमारा नॉन करेंट एसेट। तो कोई भी नॉन करेंट एसेट यदि हमने खरीदा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। केवल और केवल नॉन करेंट एसेट नहीं, हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, हमने शेयर्स खरीद लिए, हमने डिबेंचर्स खरीद लिए, हमने जमीन खरीद ली, हमने बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है ना। तो यदि हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा या फिर हमने कोई नॉन करेंट एसेट खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। आई बात समझ में? अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। मगर ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं जो कि जिसे हम करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो नॉन करंट एसेट हो चाहे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो। ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं जो कि आप तुरंत उसे लिक्विड कर सकते हैं, तुरंत उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यदि कहीं करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इन्वेस्टिंग में, यदि मैंने क्या खरीदा, कोई नॉन करंट एसेट खरीदा, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा परचेज ऑफ बिल्डिंग क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेल, ठीक है, परचेज, अभी परचेज पे ही रहते हैं। फिर आ जाता है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, वो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा। क्लियर है? अब मान लो हमने बिल्डिंग खरीदा,
अब इस बिल्डिंग में से हमको क्या मिल रहा है, इस बिल्डिंग में से हमको रेंट मिलना चालू हो गया, उसको हमने किराए पे दे दिया और रेंट मिलने लगा। तो ये जो रेंट मिल रहा है ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, उसमें से अब इंटरेस्ट मिलने लगा, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने शेयर्स खरीदे, उसमें से डिविडेंड मिल रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने डिवेंचर्स खरीदे, उसमें से भी मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है ना। तो मैंने यदि कोई फिक्स एसेट खरीदा, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा और उस फिक्स एसेट, उस इन्वेस्टमेंट में से सीधे मेरे को कोई इनकम आ रही है, ठीक है ना, जो कि हमारा कोर बिजनेस नहीं है, वो हमारा कोर बिजनेस नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारा बिजनेस बिल्डिंग किराए पे देने का नहीं है। हमारा तो मोबाइल बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है और कोई बिजनेस है, मगर हमारा बिजनेस बिल्डिंग किराए पे देने का नहीं है। तो बिल्डिंग में से जो किराया आ रहा है वो क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। शेयर्स में इन्वेस्ट करना हमारा बिजनेस नहीं है, हमारी कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है। हमारी कोई फाइनेंस कंपनी होती तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते, अलग बात थी। हमारी तो ट्रेडिंग फर्म है, नॉर्मल एक ट्रेडिंग फर्म है। तो हमने शेयर्स जो खरीदे थे उसमें से डिविडेंड आ रहा है, वो क्या है, इन्वेस्टिंग है। डिबेंचर्स में इंटरेस्ट आ रहा है, वो क्या है, इन्वेस्टिंग है। मैं इतना एम्फोसिस इसलिए दे रहा हूं कि ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये आपके फंडामेंटल्स हैं, एकदम स्ट्रांग रहेंगे, क्लियर रहेंगे, तो आगे कैश फ्लो में कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मगर यहीं पे दिक्कत है तो फिर आगे आपको बनने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात। हाँ, तो इन्वेस्टिंग मैंने आपको बताया, खरीदा या फिर उसी में से डायरेक्टली कोई इनकम होने लगी तो वो भी इन्वेस्टिंग है। अब मैंने बेच दिया, मैंने जो एफडी थी लिक्विडेट कर दी, मैंने बिल्डिंग बेच दी, मैंने डिबेंचर्स बेच दिए, मैंने जो शेयर्स खरीदे थे बेच दिए, तो ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए क्या बोलता है यहाँ पे, परचेज ऑफ बिल्डिंग क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो होगा। जैसे ही बिल्डिंग खरीदोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। सेल ऑफ बिल्डिंग कैश इनफ्लो होगा, आपके पास कैश आएगा। ये देखो, ये आपने बिल्डिंग खरीदी, क्या है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसमें से जो रेंट मिल रहा है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग है, उसमें से डिविडेंड मिल रहा है, इन्वेस्टिंग है। डिबेंचर्स खरीदे, इन्वेस्टिंग है, उसमें से इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग है। ये आपने एफडी कर दिया, उसमें से क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या है ये, इन्वेस्टिंग है। क्लियर है ये बात? चल, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। परचेज ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट, चाहे वो बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, गुडविल खरीदा, पेटेंट खरीदा, ट्रेडमार्क खरीदा, सारा का सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब जिसे आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इन्वेस्टिंग में आएगा। किसी को हमने लोन दिया है, किसी को हमने एडवांस दिया है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका, लोन दिया है, एडवांस दिया है, फिक्स डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके लेक्चर को। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब वो कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर मान लो कि मेरे पास कैश रखा हुआ है, वो कैश मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो अब आप बोलेंगे कि ये कौन सी एक्टिविटी, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ना तो ये ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग है। कैश रखा था, बैंक में जमा कर दिया, कैश कैश है, अभी भी लिक्विड फॉर्म में है। तो जब तक वो लिक्विड फॉर्म में है तो वो कोई एक्टिविटी नहीं है। मैंने कैश जो मेरे पास रखा हुआ है, मैंने मान लो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लगा दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसको हम कैश में कभी भी तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, किसी भी एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। अरे बात समझ में? आपके पास कैश रखा है, बैंक में डाल दिया, तो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कहलाएगा। आपने उसको करंट इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लगा दिया, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही कहलाएगा, कोई एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर एसेट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। फिर देखिए अच्छे से पढ़िए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर एसेट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट।
इसको और डिटेल में नीचे लिखा हुआ है। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, disposal of long-term assets and other investment not included in cash equivalent. Cash inflow from the above mentioned asset will also be treated as inflow from investing activities. समझ में आई बात? खरीदा, बेचा और खरीदने बेचने के बीच में जो उसमें से हमारी जो कमाई हो रही है, किराया मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, ऐसे भी लेक्चर को पॉज करें और नोट डाउन करें। ये ऑलरेडी देख चुके हैं, परचेज भी देख लिया और ये सेल है ना। इन्हीं टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट्स को बेच दिया, इन्वेस्टिंग होगा, इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया। रीपेमेंट रिसीव्ड फॉर लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को लोन दिया था वो वापस ले लिया, तो भी क्या होगा? इन्वेस्टिंग होगा। ठीक है, अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान से देखिएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको कहते हैं? वो एक्टिविटीज जिससे कि आपके कैपिटल या बोरोइंग में कोई चेंज आ रहा है। आपके कैपिटल या बोरोइंग में चेंज आ रहा है, उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड बोरोइंग। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए कि आपको पैसों की जरूरत है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। तो आपने क्या कर दिया? शेयर्स इशू किए पब्लिक को। तो पब्लिक को शेयर्स इशू किए मतलब आपने कैपिटल अरेंज किया। तो ये जो कैपिटल अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे आपका कैपिटल क्या हो गया? चेंज हो गया ना। तो ये जो कैपिटल आपका चेंज हो रहा है, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैपिटल से रिलेटेड है। कहने का मतलब इट इज रिलेटेड टू योर कैपिटल। सो व्हेन इट इज रिलेटेड टू योर कैपिटल और योर बोरोइंग्स, देन इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी मैंने क्या किया कि शेयर्स इशू किए, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। अब इन्हीं शेयर्स पे आगे चल के मैं डिविडेंड दे रहा हूं, तो वो भी क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा, है ना, सब रिलेटेड है। और अंत में उन शेयर्स को मैंने रिडीम भी कर दिया, तो वो भी क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आई बात समझ में? शेयर्स इशू किए, फाइनेंसिंग है। उस पे मैंने डिविडेंड दिया, फाइनेंसिंग है। अल्टीमेटली उन शेयर्स को मैंने क्या कर दिया? रिडीम कर दिया, तो वो भी क्या है? फाइनेंसिंग है। अब केवल और केवल कैपिटल नहीं, मैंने आपको क्या बोला? कैपिटल या बोरोइंग। अब मान लो कि मेरे को और पैसों की जरूरत थी, तो मैंने डिबेंचर इशू कर दिए पब्लिक को। अब ये जो डिबेंचर इशू किए, तो ये मैंने क्या किया है? पब्लिक से लोन लिया, बोरोइंग्स है, क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। इस पे फिर मैंने इंटरेस्ट दिया, क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अल्टीमेटली मैंने वो जो लोन लिया है पब्लिक से, वो रीपे कर दिया, क्या हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। उसी प्रकार से यदि मैंने बैंक से लोन ले लिया या किसी थर्ड पार्टी से लोन ले लिया, तो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फिर उस लोन पे इंटरेस्ट दिया, फाइनेंसिंग है। उसको रीपे किया, फाइनेंसिंग है। आई बात समझ में? ठीक है, तो कैपिटल या बोरोइंग से रिलेटेड होगा तो फाइनेंसिंग। ठीक है, एक बार फिर से तीनों चीजें देख लेते हैं। ऑपरेटिंग किसको कह रहे हैं? हमारे कोर बिजनेस, हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड हो। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, डेटर से पैसे लेना, क्रेडिटर्स को पैसे देना, एक्सपेंसेस करना, डे टू डे एक्सपेंसेस करना, और इनकम टैक्स पे करना, इनकम टैक्स का रिफंड आना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। किसी नॉन करेंट एसेट को खरीदना या किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदना जो कि करंट ना हो, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन इन्वेस्टमेंट्स में से होने वाली इनकम भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अल्टीमेटली इसे हमने बेच दिया, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट थे, शेयर्स थे, डिबेंचर्स थे, वॉटेवर, तो ये भी क्या है? इन्वेस्टिंग है। ठीक है, फाइनेंसिंग में आ जाते हैं, तो कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग है। अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अब डिविडेंड आपको इन्वेस्टिंग में भी मिलेगा, फाइनेंसिंग में भी मिलेगा। इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टिंग में भी मिलेगा, फाइनेंसिंग में भी मिलेगा। तो अब
कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए, यहाँ पे अक्सर दिमाग काम नहीं करता है। तो सिंपल है, आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड आपको मिलता है। तो जब इंटरेस्ट डिविडेंड आपको मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है ये अपने आप से पूछिए। ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है इसीलिए मुझे मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। उसी प्रकार से आप इंटरेस्ट देते हैं डिबेंचर्स पे, बैंक लोन पे, और डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने शेयर इशू किए हैं, आपने पब्लिक से लोन लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है ये, है ना? तो ये डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये नहीं बनेगा तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? फिर वो आप गलत करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब पूछा जाएगा कि भाई ऑपरेटिंग में से बताओ इनफ्लो क्या है, तो अगर आपको मालूम ही नहीं है, इधर उधर लिख दोगे, ऑपरेटिंग का इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग का फाइनेंसिंग में लिख दोगे, तो तीनों गलत आ जाएगा। भले आखिरी का आंसर सही आ जाएगा मगर वो गलत आ जाएगा, ठीक है? तो चलो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, और कौन सा फाइनेंसिंग है, और कौन सा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो भी बताना है, ठीक है? चलो लेट्स सी। सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि मेरे से पहले आपने बताना है कैश सेल ऑफ गुड्स। तो ये कैश सेल ऑफ गुड्स होगा आपका क्या? ऑपरेटिंग, ठीक है ना? क्योंकि हमारा कोर बिजनेस है। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, हमने जो सर्विसेज दी हैं उससे रेवेन्यू हो रहा है तो ऑपरेटिंग। ये भी ऑपरेटिंग। परचेज, कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन, ऑपरेटिंग। पेटेंट्स परचेज, अब बताइए ये पेटेंट्स क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये क्या होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना? कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं, ये मैंने आपको बताया, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से लिया गया लोन होता है ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, हमने डिबेंचर्स इशू किए मतलब पब्लिक से बोरो किया, तो ये क्या हो गया? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ शेयर्स, शेयर्स खरीदे हैं तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अभी ध्यान, ये समझ में आया? परचेज ऑफ शेयर्स, है ना? हमने क्या किया? शेयर्स खरीदे हैं, मतलब हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ शेयर्स अलग होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या हो जाएगा? पैसे अरेंज कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग हो गया। ये तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग हो गया। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, हमने लोन लिया था, लोन लिया था तो फाइनेंसिंग। अब इसी लोन को पे कर रहे हैं तो भी फाइनेंसिंग, है ना? फाइनेंसिंग में तीनों चीजें आएंगी ना, लोन लिया, इंटरेस्ट दिया, फाइनली लोन रीपे किया, सारा का सारा क्या है? फाइनेंसिंग है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिली है तो ये क्या है? ऑपरेटिंग है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू किए थे अब उनको रिडीम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग। समझ में आ रही बात? डिबेंचर इशू किए वो भी फाइनेंसिंग है, रिडीम कर रहे हैं वो भी फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अब उन्हीं डिबेंचर्स पे आप क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो भी क्या है? फाइनेंसिंग है। हमने इंटरेस्ट हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट किया था तो ये आपका इन्वेस्टिंग हो जाता है। इनकम टैक्स पेड, शुरू में ही मैंने बताया था ऑपरेटिंग होता है। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ एसेट, देखो यहाँ पे यदि नॉर्मल इनकम टैक्स होता तो डेफिनेटली वो किधर आता? अगर केवल इनकम टैक्स लिखा है मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स है, हमारे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड इनकम टैक्स है, तो वो किधर आता? वो ऑपरेटिंग में आता। मगर ये क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स पे है, तो इसीलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है? तो चलो एक बार इसको अच्छे से आप खुद से रिवाइज कीजिए, ताकि आगे जब हम अगले क्वेश्चंस में आएंगे तो आपको ये डिफरेंशिएट करते अच्छे से आना चाहिए। और स्पेशली ये जो डेफिनेशंस हैं ऑपरेटिंग की, इन्वेस्टिंग की, फाइनेंसिंग की, वो भी आप जरूर देख लेंगे, ठीक है? एग्जाम में डेफिनेटली व्हाट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ सकता है, तो एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत लिख सकें। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।